गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शिक्षक के रूप पढ़े थे। अब आज हम शुरू करेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्रकृतिवादी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो आधुनिक शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद की देन है, क्योंकि इसके पहले जब आदर्शवाद था तो आदर्शवादी शिक्षा में केंद्र में शिक्षक होता था। प्रकृतिवाद ऐसी विचारधारा है जिसने कहा कि शिक्षा बालक के लिए है तो केंद्र में बालक होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षक की विचारधारा आई। और प्रकृतिवाद ही वो विचारधारा है जो ये कहती है कि जब केंद्र में बालक है, शिक्षा बालक के लिए है, तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय का स्वरूप, शिक्षक छात्र संबंध, सब कुछ बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आप ये देखोगे तो ये प्रकृतिवादी दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो इस आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ वो बेकन और कामेनियस ने किया, लेकिन इस आंदोलन को चरम रूप में पहुंचाने का श्रेय रूसो को जाता है, क्योंकि रूसो ने ही ये बात कही खास तौर से कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। और पुस्तकीय ज्ञान का उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और क्रिया आधारित शिक्षा की उन्होंने बात की। तो अगर हम देखें तो ये प्रकृतिवादी शिक्षा का आधुनिक शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल आप जितनी भी क्रिया आधारित शिक्षण विधियां देखते हो, कहीं ना कहीं उसमें प्रकृतिवाद का योगदान है। इसके अलावा अगर आप देखो तो बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल के माध्यम से या क्रिया के माध्यम से सिखाने की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद की देन है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा की जो प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखें तो सबसे पहली विशेषता हम लोगों को नज़र आती है कि प्रकृतिवाद ये कहता है बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृतिवाद इस बात पर बहुत ज़्यादा बल देता है कि वो कहता है कि हमारे जीवन में जो वर्तमान समय में दुख है वो उसके दो कारण हैं कि हम अपनी प्रकृति से दूर हो गए हैं। अपनी प्रकृति से ऐसे यहाँ मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है कि जब भी हम प्रकृतिवाद में प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति के दो अर्थ होते हैं, एक हमारा इन्वायरमेंट यानी ये प्रकृति, बाह्य प्रकृति, और एक मनुष्य की खुद की प्रकृति। तो सीधी सी बात यह है कि प्रकृतिवाद ने इस बात को कहा कि मतलब हम वर्तमान समय में इसीलिए दुखी हैं कि ना तो हम बाहरी प्रकृति के साथ समायोजन सही ढंग से स्थापित कर पा रहे हैं, और मनुष्य की जो खुद की प्रकृति है वो उसके विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए या कर रहा है या उसे करना पड़ रहा है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। तो शिक्षा का इनका मानना यह था कि शिक्षा के माध्यम से मतलब बालक में ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए कि जिससे कि वो प्रकृति की ओर लौटे, यानी अपनी बाह्य प्रकृति के साथ सामंजस्य सही स्थापित करे और अपनी प्रकृति के अनुसार वो आचरण करे। तो अगर आप ये देखो तो एक प्रमुख ये बात इन्होंने बात कही है कि हमें अपनी नेचर के तरफ वापस लौटना है। इसीलिए अगर हम देखेंगे आगे चल के, अभी जब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा, तो उसमें आप ये देखोगे तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये माना है कि बालक प्राकृतिक पर्यावरण में क्रियाएं करे और उनसे सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से सीखे, यानी अनौपचारिक शिक्षा की ज़्यादा बात कही है और क्रियाओं के माध्यम से सीखने की ज़्यादा बात कही है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषता है अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, यानी किताबी ज्ञान का विरोध। तो प्रकृतिवादियों ने किताबी ज्ञान का विरोध किया, खासतौर से रूसो ने कहा है। रूसो ने तो ये कहा है कि बालक को 12 वर्ष तक किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देना ही नहीं चाहिए। 12 वर्ष में भी रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ने की बात इन्होंने कही है, और इन्होंने कहा है कि इन्होंने आगे चल के इसीलिए नकारात्मक शिक्षा का मतलब की विचारधारा दी। तो इन्होंने कहा है कि बालक को किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने से पहले उसके ज्ञान प्राप्ति के माध्यम यानी ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना चाहिए। इनका वैसे भी मानना है कि जो हम किताबों के माध्यम से रट के ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए इन्होंने क्रिया आधारित ज्ञान की बात कही है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की बात कही है, किताबी ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है। तो एक ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी प्रकृतिवाद की कि ये किताबी ज्ञान या रटने के ज्ञान पर नहीं बल्कि क्रिया आधारित ज्ञान की बात करता है। फिर इसके बाद है तीसरी प्रमुख विशेषता चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोसेस।
बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया। तो अगर आप ये देखो तो प्रकृतिवाद के पहले जब आदर्शवादी विचारधारा थी, तो आदर्शवादी विचारधारा में ये था कि केंद्र में बालक नहीं बल्कि शिक्षक होता था, क्योंकि बालक को अज्ञानी समझा जाता था और ये माना जाता था कि शिक्षक चूंकि ब्रह्म ज्ञानी होता है और वो उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा, तो इसलिए केंद्र में शिक्षक होता था। शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार जैसे चाहता था वो शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करता था। लेकिन प्रकृतिवाद के प्रादुर्भाव के बाद उन्होंने इस बात का खंडन किया, इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब शिक्षा बालक के लिए है तो बालक की योग्यता, क्षमता, रुचियां और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखो प्रकृतिवाद के उदय के बाद ही जो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हुआ, उसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण हुआ। पाठ्यक्रम जो बनाया गया बालकों की आयु, रुचि, क्षमता, योग्यता आदि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का जो पाठ्यक्रम है वो अलग अलग स्तर पर आपको दिखाई देता है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं की विशेषताएं अलग होती हैं। इसके अलावा जैसे जो शिक्षण विधियां हैं, तो ज़्यादातर शिक्षण विधियां क्रिया आधारित शिक्षण विधियों की जो बात आती है वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद की देन है। जैसे खेल विधि है, प्रयोग विधि है, ह्यूरिस्टिक पद्धति है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी शिक्षण क्रिया आधारित शिक्षण विधियों का प्रादुर्भाव का श्रेय जो जाता है कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद को जाता है। इसके बाद चौथी जो प्रमुख विशेषता है इसकी वो है निगेटिव एजुकेशन या नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा का यहाँ अभिप्राय लोग शाब्दिक तौर पे इसका कुछ दूसरा ही अर्थ लगा लेते हैं। नकारात्मक शिक्षा का वास्तविक अर्थ ये होता है, इन्होंने प्रकृतिवादियों के अनुसार नकारात्मक शिक्षा का अर्थ ये है कि बालक को किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने से पहले उसके उन अंगों का विकास करना जो कि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है, यही नकारात्मक शिक्षा है। हमें बालक को सत्य का मार्ग नहीं बताना बल्कि उसके अंदर उस योग्यता का विकास करना है जिससे कि वह असत्य से बच जाए। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है, बात यहाँ पर क्रिया आधारित शिक्षा की बात हो रही है। यानी उनका ये कहना है कि बालक को हमें रटाना नहीं है कोई चीज़ें, बल्कि पहले उसके उन अंगों का विकास करें जो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियाँ। अगर हमने बालक की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सही ढंग से विकास किया तो ज्ञान तो वो ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो एक प्रमुख इसकी विशेषता आती है कि इन्होंने नकारात्मक शिक्षा की बात कही। अभी हम नकारात्मक शिक्षा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन्होंने सकारात्मक शिक्षा यानी पूर्व से चली आ रही जो शिक्षा थी उसको नकारा। इसके बाद अगला जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो अगर आप ये देखो तो एक प्रमुख इसकी विशेषता निकल के आती है कि ये प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। अब जैसे हम आदर्शवादी शिक्षा की बात करें तो उसमें आप देखोगे शैशवावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक मतलब एक ही जीवन का लक्ष्य था, यानी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त करना या आत्मानुभूति करना, मोक्ष प्राप्त करना। कहने का मतलब ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे। तो आप एक बात बताओ, जो शैशवावस्था का बालक है क्या उसमें इतनी क्षमता, बौद्धिक क्षमताएं होती हैं कि वो मुक्ति की ओर बढ़े या आत्मानुभूति की ओर बढ़े? तो इन्होंने ये कहा कि बालक को प्रौढ़ होने के पहले बालक ही रहने दीजिए, उनके इस क्रम को मत बिगाड़िए, वरना अगर आप इस क्रम को बिगाड़ेंगे तो आप कच्चे फल तोड़ेंगे और उन फलों में ना स्वाद होगी ना सुगंध होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की बात कही है कि जिस आयु वर्ग का बच्चा हो, जैसे शैशवावस्था का बच्चा है तो उसको केवल आप पौष्टिक आहार दीजिए, खेले कूदे और वो प्रकृति का निरीक्षण करे और उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास हो। बाकी उसको किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने का प्रयास न करें। बाल्यावस्था में भी इसी तरह की चीज़ें यानी खेल कूद और क्रियाएं करने का बल दिया है। तो कहने का मतलब ये है, इनका ये कहना है कि जिस आयु वर्ग में बालक है और जिस आयु वर्ग की जैसी विशेषताएं हैं उनके अनुसार बालक को हमें विकसित होने देना चाहिए, उसके इस क्रम को नहीं बिगाड़ना चाहिए। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि शैशवावस्था का बालक किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था के बालकों के जैसी क्रियाएं करेंगे, वैसी मैच्योरिटी होगी। तो इनका ये भी एक प्रमुख विशेषता निकल के आती है। इसके अलावा छठवीं जो प्रमुख विशेषता निकल के आती है वो है बालक की स्वतंत्रता। तो अगर आप ये देखो
तो इसके पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें बालक की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा में अगर आपको देखो तो बालक की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। इनका ये कहना है कि बालकों को हमें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, हमें तब ज्ञान देना चाहिए जब वो सीखने के लिए तत्पर हो। तो कहने का मतलब ये है, बालक जब जो क्रियाएं करना चाहे उसको वैसी क्रियाएं करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगर वो खेलने का उसका मन है तो उसे हमें खेलने का पर्यावरण देना चाहिए, यानी खेलकूद की उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यानी यहाँ पर यह है कि बालकों को नियमों और बंधनों में बांधने की बात नहीं की है। इन्होंने कहा कि बालक स्वतंत्रता पूर्वक क्रियाएं करे, उन क्रियाओं के माध्यम से वो खुद डिसाइड करे कि कौन सी क्रियाएं सही हैं, कौन सी क्रियाएं गलत हैं। हमें उनको ज़्यादा सामाजिक बंधनों में नहीं बांधना। फिर इसके बाद जो 7वीं प्रमुख विशेषता निकल के आती है वो है इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व। अगर हम देखें तो एक प्रमुख विशेषता निकल के आती है इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व। इन्होंने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है, चूँकि आप ये देखो कि ये केवल भौतिक जगत में विश्वास करते हैं और इनका मानना है कि भौतिक जगत का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इन्होंने जब ये माना कि भौतिक जगत का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो फिर जाहिर सी बात है इन इंद्रियों को ट्रेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है। चूँकि ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान की द्वार हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि इंद्रियों का प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक बार अगर इंद्रियां प्रशिक्षित हो गई तो बालक ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।